हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट थोड़ा सा डामाडोल है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, तो थोड़ी सी समस्याएं इमर्ज होनी शुरू हो गई हैं। इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है वो थोड़ी सी डर गई है और अब लग रहा है कि भाई साहब अब तो प्रलय आने वाली है, बस स्टॉक मार्केट खत्म है, इस पॉइंट से बेच बाच के निकल जाओ। दुनिया भर की खबरें आप पढ़ रहे होंगे कि यार स्मॉल कैप मिड कैप जो है उसमें बबल बन चुका है, इन्वेस्ट करना छोड़ दो, एसआईपी अपनी बंद कर दो। अभी मैं आपको समरी बता देता हूँ 30 सेकंड में कि मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं निकाला है स्टॉक मार्केट से। मैं बना हुआ हूँ, मेरे हिसाब से बुल रन जारी है। क्यों जारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये बुल रन अभी बहुत छोटी स्टेज पे है, अभी तो ये बहुत बढ़ेगी फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी काफ़ी इमेच्योर स्टेज पे है, आगे चल के मैच्योर होगी, तब आपको पैसा विड्रॉ करना है, तब आपको सेलिंग करनी है अच्छे तरीके से। लेकिन अभी हाल फिलहाल मार्केट में बने रहने का टाइम है। कृपया करके 5-7 में आपको मैक्रो पॉइंट्स बताऊंगा, वो सुन लेना, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं तो आप कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, सारे पॉइंट वाइज मैनर में पूरी चर्चा करूंगा। यूएस में स्लो डाउन हो रहा है, उसका क्या इंपैक्ट होगा। अच्छा, इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट खत्म तो नहीं हो जाएगा। सारे पॉइंट एग्रीगेट करके मैं आपको 10-15 मिनट में समराइज करके बता दूंगा। फिर आपको अच्छा लगे तो आप मार्केट में बने रहना, और अगर नहीं जमे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक बटन दबा देना और अपना पैसा मार्केट से विड्रॉ कर लेना। लेकिन हाल फिलहाल लाइक बटन दबा दो और वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जानता हूं आपने लाइक बटन दबाया नहीं होगा, आप लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि उससे होता ही है कि जो बाकी के जो फंडामेंटली चीजें समझना चाहते हैं इन्वेस्टर, उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। थोड़ा सा यूट्यूब ज्यादा अट्रैक्शन दे देता है वीडियो को, सिर्फ इसका ये एडवांटेज रहता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखा देता हूं और डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूं। तो ये जो लाइन बन रही है इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। आप देख सकते हो कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, अब हो सकता है कि ऐसे नीचे जाए, फिर और नीचे आ जाए, फिर ऐसे नीचे जाए और नीचे आ जाए। तो हो सकता है कि ये वाली जो लाइन है इसको रफली फॉलो करे मार्केट, तो ऐसी मार्केट में न्यूज़ है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको दूसरा मुद्दा जो टेक्निकली समझने वाला मुद्दा आता है वो ये मुद्दा आता है कि अभी जो मार्केट आज जहां पे क्लोज हुआ, वो मार्केट क्लोज हुआ है करीब करीब 19,280 के लेवल पे। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट का। अगर इससे नीचे चला जाता है और एक डिसाइसिव क्लोजिंग हो जाती है तो एक काफ़ी अच्छी संभावना बन जाती है कि मार्केट कहीं यहाँ पे जाके रुकेगा। तो फिर टॉप से टोटल डाउनफॉल कितना हो गया, तो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो कि अगर ऐसा हो भी जाए तो भी मार्केट गिरेगा 7-7.25%, राइट। मेरे हिसाब से मार्केट मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी एटलीस्ट शॉर्ट और मिड टर्म में यहाँ तक गिरना चाहिए, इससे नीचे होपफुली गिरना नहीं चाहिए। संभावनाओं पे चलता है मार्केट, अब ऐसे गारंटी तो होती नहीं है कि मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं। तो मेरे हिसाब से 7% फ्रॉम द टॉप फॉल नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ अजीब ही रीज़न आ जाए तो उससे नीचे गिर जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा डाउनफॉल होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम एक तरफ अपने आप को बोलते हैं कि यार हम तो इन्वेस्टर्स हैं एंड हम HDFC बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, हम कोटक बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, ICICI बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छी जो स्टॉक्स हैं बड़े बड़े, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में हम अपना निवेशित रहेंगे और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जब मार्केट 6-7% गिर जाता है तो हवा टाइट हो जाती है, सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। हाय यार लुट गए, बस हमने तो HDFC बैंक में 1 लाख रुपए लगाए थे, अब वो मात्र 95,000 रुपये बचे हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, या फिर आप अपने आप को इन्वेस्टर बोलना छोड़ दें। इन्वेस्टर का मतलब होता है कि आप अगर अपने आप को इन्वेस्टर बोल रहे हो तो आप एक विजन के साथ ऑपरेट करते हो कि आपने बायर्स मार्केट में जब बाय करने का टाइम होता है तब आपने चीज़ें खरीद के रख ली, थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे चले गए, आराम इत्मीनान से आपने समय बताया अपना। जब सेलर्स मार्केट आता है तो उस समय पे जाके आपने अपनी चीज़ें बेच दी या अपनी कैपिटल रोटेट कर दी। तो यू गो फ्रॉम बायर्स मार्केट टू सेलर्स मार्केट, फिर सेलर्स मार्केट टू बायर्स मार्केट। ये सिंपल सी एक साइकिल होती है। आप बोलोगे अक्षत आपने तो बहुत सिंपल से बता दिया, बायर्स मार्केट सेलर्स मार्केट, लेकिन अभी हम किस तरीके के मार्केट में हैं और आप कैसे बोल सकते हो कि ये बायर्स मार्केट है, सेलर्स मार्केट नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्या बायर्स मार्केट है, क्या सेलर्स मार्केट है, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा 2-3 साल का होराइजन लेके चलोगे। आपने कई बार सुना होगा स्टॉक मार्केट में कि आप स्टॉक मार्केट में जब भी पैसा डालते हो तो 2-3 साल के लिए आप निवेशित रहें। कृपया करके हर दूसरे दिन चेक ना करते रहें, वो करोगे बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, टेंशन होगी अलग, रिटर्न कुछ बनेगा नहीं। तो कृपया करके ऐसी हरकतें ना करें। वो 2-3 साल का विजन क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन देखना चाहिए। अब ये चीज़ मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूं कि इसमें बायर्स मार्केट, सेलर्स मार्केट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं आपको निफ्टी का कंसोलिडेटेड चार्ट दिखाता हूं पिछले 5 साल का, राइट। अब आप देखोगे कि कोविड से पहले यहाँ पे मार्केट था करीब करीब 12,500 पे, ठीक है। यहाँ पे गिरा, राइट। ऐसी ही क्राइसिस 2008 में आई थी जब मार्केट करेक्ट कर गया था 60-70% के आसपास। कोविड में करीब करीब 50-55% के आसपास करा होगा। तो ये क्या होता है, जब एकदम से एकदम शार्प डाउनफॉल जो होती है
ड्यू टू अनसर्टन इवेंट्स, जैसे कोविड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, 2008 की क्राइसिस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो तो एक क्लियर बायर्स मार्केट हो जाता है कि आपके पास जो भी पैसा है अगर आपने लगा दिया इस पैनिक वाले माहौल में, जब सब डर डर के भाग रहे हैं, त्राही मच रही है, तो उस समय तो आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि उस समय मार्केट करेक्ट कर गया है। अब हो ये सकता है कि आप 30% डिस्काउंट पे कुछ चीज़ खरीदो, हो सकता है वो और गिरती चली जाए तो आपको 40-50% डिस्काउंट पे मिलने लगे, उस समय आपने हिम्मत बांध ली, तो वो डेफिनेट एक बायर्स मार्केट है। ठीक है, फिर ये जब मार्केट एक क्लियर फॉर्म में राइज हो रहा होता है तो ये हो जाता है सेलर्स मार्केट, राइट। इस समय पे आपको चीज़ें निकालनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोविड में, जैसे मैंने पर्सनली काफ़ी पैसा लगाया था, काफ़ी पैसा बनाया भी, तो 12,500 का लेवल जब वापस अटेन हो गया था तो इस रेंज में मैं बेचने लग गया माल। उसके बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से मार्केट जा रहा है साइडवेज। तो ये होता है बायर्स या सेलर्स मार्केट आपकी सिचुएशन को देखते हुए। इसका क्या मतलब हुआ कि सिचुएशन को देखते हुए बायर्स और सेलर्स मार्केट। अब आप ये मान के चलो कि आप नए नए आए हो स्टॉक मार्केट में, अक्टूबर 2023 चल रहा है, अभी किस तरीके का मार्केट चल रहा है? साइडवेज मार्केट चल रहा है। अब बोलोगे नहीं 2% गिरावट हो गई, 3%, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, मोटे स्केल पे देखो आप, तो ये किस तरीके का मार्केट है? ये एक साइडवेज मार्केट है। आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो मान लो है ₹0 और आपके पास पड़े हुए हैं मान लो 10 लाख रुपए, तो आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सेल तो आप कर नहीं सकते क्योंकि कुछ है नहीं, तो आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट 70% टाइम्स रहता है साइडवेज, 20% टाइम रहता है अप मूव में और 10% टाइम गिरता है ऐसी कोविड टाइप की सिचुएशन में। ठीक है, तो ये होता है आपका बायर्स मार्केट, क्लियर बायर्स मार्केट, ये होता है आपका सेलर्स मार्केट, और ये होता है बाय या सेल मार्केट डिपेंडिंग ऑन योर पोर्टफोलियो। तो अगर आपके पास जीरो पोर्टफोलियो बना हुआ है तो अभी हाल फिलहाल आपको निवेश कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो, रुके हुए हो, नहीं भाई साहब, जब मार्केट बढ़ना शुरू होगा तब करेंगे। अब एक सिंपल सी बात बताओ आप लोग मुझे कि ये तो हो रहा है मार्केट 2 साल से कंसोलिडेट, ये आप डेट देख लो कि 2021 है, करीब करीब वही लेवल है, 2023 हो चुका है, बल्कि खत्म होने को आ गया 2023। तो मार्केट में ऐसी कोई खास आतिशबाजी नहीं हो गई कि बहुत चहल पहल हो गई है एंड बहुत अच्छा चल गया है मार्केट, कुछ भी नहीं हुआ है, साइडवेज है पिछले 2 साल से। तो मार्केट 2 साल से भाई साहब कंसोलिडेट कर क्यों रहा है? ऐसा इसलिए क्यों आगे चल के गिर जाए। अब ऐसा होने की संभावना कम है, संभावना ही होती है स्टॉक मार्केट में, ऐसे गारंटी नहीं होती। मार्केट 2 साल से कंसोलिडेट इसलिए कर रहा है जिससे कि वो आगे चल के एक पॉइंट पे ब्रेकआउट दे इस तरीके का और फिर वापस कंसोलिडेट करने लगेगा। तो ये बन जाएगा आपका सेलर्स मार्केट, ये आपका बाय या सेल मार्केट है, और ये फिर से वापस हो जाएगा बाय या सेल मार्केट। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और आपका डर थोड़ा सा कम हुआ होगा, आप अपने आप को निवेशक समझ रहे होगे, और हर दूसरे दिन, हर दूसरे घंटे आप न्यूज़ ना देखें, उससे आपका बीपी बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला ये पॉइंट कि बायर्स मार्केट में हैं हम अभी, कि सेलर्स मार्केट में हैं हम अभी, कि हम बायर सेलर मार्केट में किस में हैं, तो हम अभी एक ठीक ठाक सी सिचुएशन में। तो ऐसा नहीं कि हम बहुत अंडर वैल्यूड स्टेज पे हैं और ऐसा भी नहीं कि हम ओवर वैल्यूड स्टेज में। इस समय हम फेयरली वैल्यूड स्टेज पे हैं और मार्केट देगा ब्रेकआउट, और वो जो बुल रन अभी चल रही है हाल फिलहाल, जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी एक तरीके से, वो जारी रहेगी। ये लॉन्ग टर्म पैटर्न फॉलो होगा, आप देख लेना, आप इसको है ना 10 ईयर की विंडो पे देखना, 2030 तक हम करीब करीब यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। अब बोलोगे इतना सिंपल होता है तो फिर तो हर कोई पैसे कमा लेता। पैसे वही लोग कमा पाते हैं जो पेशेंट होते हैं। पेशेंट वो लोग नहीं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल चले जाते हैं। पेशेंट मतलब इंग्लिश वाला पेशेंट्स, कि थोड़े से धैर्य रखने वाले लोग होते हैं, सिर्फ वही पैसा कमा पाते हैं। अब नेचुरल सवाल आता है कि यार धैर्य आता कैसे? क्योंकि हर कोई बोलता रहता है कि भाई साहब शांति ढूंढ लो या धैर्य ढूंढ लो, तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा आपको धैर्य या शांति। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक होना पड़ता है, थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। कैसे आएगा? सेंसेबल वे में आएगा। अब ऐसे थोड़ी कि मम्मी पापा ने बोल दिया कि इंग्लिश बोलना सीख लो, तो भाई साहब हम लोग डिक्शनरी रटने लग गए तो उससे हमें इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा होता ही नहीं है। आपको थोड़ा सा सेंसेबल वे में कुछ प्लान करके चीजें करनी पड़ती हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में उस प्लानिंग को बोलते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अब दूसरा मुद्दा डिस्कस करते हैं कि अगर आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, कि अभी आप बैठे हुए हो अक्टूबर 2023 में, आपका कुछ पोर्टफोलियो है, आप कुछ पैसा और लगाना चाहते हो, मान लो 1 लाख रुपए है, तो आपको कैसे लगाना चाहिए? तो उसमें सबसे पहला मुद्दा आता है कि क्या आपको निवेश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप वेट करते रहोगे तो आपको पता नहीं है ब्रेकआउट कब हो जाएगा, तब आप चेज करना थोड़ी शुरू करोगे। तो डेफिनेटली आपको पैसा लगाना चाहिए। दूसरा मुद्दा आता है कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, तो उसका सीधे सीधा जवाब आता है कि आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आखिर है क्या। तो वहां पे आपको इस ग्रिड को समझ में आना चाहिए कि आप किस तरीके के निवेशक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लो रिस्क निवेशक हो, या आप मॉडरेट रिस्क निवेशक हो, कि आप हाई रिस्क निवेशक हो, तो उस हिसाब से मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी पैसा लगाने की
दूसरा एस्पेक्ट जो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि भाई साहब देखो यार मैं तो यार लो रिस्क निवेशक हूँ, मेरा पैसा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें रिटर्न चाहिए 99% पर ईयर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स लाइक सेइंग कि मुझे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता लेकिन मेरे को आईआईटी टॉपर बनना है। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप बिना पढ़े आईआईटी टॉपर बन जाओ, आपको कुछ पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी, आपका दिमाग तेज होना चाहिए वगैरह वगैरह। सो समरी स्टेटमेंट ये निकल के आता है कि अगर आप लो रिस्क निवेशक हो तो आपको रिटर्न भी अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। रिटर्न एक लो रिस्क निवेशक का स्टॉक मार्केट में आराम से मेरे हिसाब से 12% आप कमा सकते हो। पिछले 20 साल में 12% निवेशकों ने कमाया है, सिर्फ निफ्टी 50 पे निवेश करते हुए। निफ्टी 50, दैट्स इट, ओके। दूसरा, अगर आप मॉडरेट रिस्क निवेशक हो तो आप कितना रिटर्न कमा सकते हो? मेरे हिसाब से आप 15 से 18% के बीच में आराम से कमा सकते हो, आपको थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा लेनी पड़ेगी। और तीसरा टाइप का निवेशक जो होता है वो होता है हाई रिस्क, इसमें आप आराम से 20% प्लस रिटर्न कमा सकते हो अगर आप हाई रिस्क स्ट्रैटेजी अपना रहे हो। तो अब मैं इस पर एक थोड़ी सी आपको कमेंट्री करके बता देता हूं कि अगर आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं आज एज अ लो रिस्क निवेशक वर्सेस मॉडरेट रिस्क वर्सेस हाई रिस्क, तो आपको कैसे लगाने हैं, राइट। बहुत समराइज्ड वे में मैं आपको बताऊंगा, कृपया करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ये वीडियो, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट जो तीनों निवेशक के लिए इंपॉर्टेंट है वो है पॉइंट ऑफ रेगुलर रिटर्न। जैसे मेरे पास कई बार सवाल आता है कि यार अक्षत मेरे को ना स्टॉक मार्केट से 10,000 रुपये मंथली इनकम चाहिए, बता दो मैं क्या कर लूँ। आप नहीं कमा सकते, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको ये नहीं पता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब कि आपने 100 रुपये लगाया मार्केट में, आप एक खराब पिटे पिटाए मार्केट में भी 100 रुपये लगाओगे, आप ये सोच के लगाओ कि यार इससे ज़्यादा क्या ही गिर जाएगा, लेकिन मार्केट गिर जाता है, आपके 100 रुपये जाते हैं 80 रुपये। फिर आप यार मेरे को तो 10,000 रुपये रेगुलरली कमाने थे मार्केट से, इसलिए मैं मार्केट में आया था। तो आप एक गलत कंसिडरेशन के साथ आए हो मार्केट में। अगर आपको रेगुलर इनकम कमानी है तो उसका एस्पेक्ट होता है कि या तो आप रियल एस्टेट जाके खरीद लो या फिर आप बॉन्ड में पैसा डाल दो। जैसे रियल एस्टेट खरीदने के लिए तो थोड़े पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, 10-15 लाख से कम तो कुछ रियल एस्टेट आता नहीं है। लेकिन अगर आपको बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाना है, बॉन्ड मतलब जैसे डेट, जैसे एफडी हो गई, तो एफडी में आपको आफ्टर टैक्स रिटर्न मिलेगा करीब करीब 5%। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट एफडी करा लेते हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर लेते हो तो आपका आफ्टर टैक्स रिटर्न काफ़ी अच्छा भी आ सकता है, करीब करीब 7-8% तक आ सकता है, डिपेंडिंग कि आपने किस तरीके की कॉर्पोरेट डेट को पिक किया है। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि 12% लो रिस्क बन जाता है, लेकिन इसमें समस्या क्या है? अगर आपको रेगुलर इनकम बनानी है तो ये थोड़ी बन रही है रेगुलर इनकम, राइट। कभी कभी मार्केट एकदम वायलेंटली नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, आप पिटे पिटाए मार्केट में बेचने की कगार पे अगर आ गए तो लॉस ही हो जाएगा, तो उसमें कोई रेगुलर रिटर्न वाली बात नहीं है। तो उस संदर्भ में मैं आज के स्पॉन्सर से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो मैंने पूरी रिसर्च करी हुई है कंपनी पे, जो ये बॉन्ड लेके आ रहे हैं वो एक A+ रेटेड बॉन्ड है, एक क्रेडिबल एजेंसी के थ्रू, जो एक सरकारी एजेंसी है उसने इसको A+ रेटिंग दी हुई है। अच्छा कॉर्पोरेट बॉन्ड है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिस्क थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू इक्विटी। जैसे अगर आप आईटीसी की इक्विटी खरीदोगे उसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बॉन्ड खरीदोगे तो उसमें रिस्क कम होती है, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स को सबसे पहले पे किया जाता है। ये बॉन्ड इनक्रेड प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। अभी तक बॉन्ड मार्केट में समस्या ये होती थी कि इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट था वो थोड़ा सा इमेच्योर था। तो उसमें इमेच्योर होने का मतलब कि वो बहुत छोटी स्केल पे ऑपरेट करता था। जैसे अमेरिका में जो बॉन्ड मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू उनके स्टॉक मार्केट से भी बड़ा है, लेकिन इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी बहुत इमेच्योर स्टेज में था, अब धीरे धीरे मेच्योरिटी आने लग गई है इंडिया के बॉन्ड मार्केट में, उसमें भी काफ़ी विकास का काम हो रहा है। तो इसी की तर्ज पे अभी तक समस्या ये रहती थी बॉन्ड मार्केट में कि अगर रिटेल निवेशक को बॉन्ड मार्केट में निवेश करना है तो उनको लाख लाख रुपए 10-10 लाख रुपए लगाने पड़ते थे। क्वांटम बहुत ज़्यादा होता था कि बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। अब क्या हो गई है कि अब आप छोटे टिकट पे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इनक्रेड का जो बॉन्ड प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो डेट IPO आ रहा है उसमें आप पैसा लगा सकते हो 10,000 रुपए से, जो एक बहुत भारी रकम नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं आपको फटाफट बता भी देता हूं कि अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना है इसमें तो आप एक कंसिडर कर सकते हो। अगर आप इस बॉन्ड में निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इनक्रेड मनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी हुई है। उसके बाद आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन पिक करें। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं जो डिफरेंट यील्ड, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं। दूसरी चीज़, आप अपनी KYC वगैरह करा लें।
तो फटाफट KYC हो जाएगी। तीसरा स्टेप है कि आप अपनी UPI ID एंटर करें और बैंक से जो मैंडेट आता है उसको एक्सेप्ट करें। इस हिसाब से आपके फंड्स डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाएंगे इस बॉन्ड में। इनक्रेड के प्लेटफॉर्म पे आप और भी बाकी के बॉन्ड्स स्काउट कर सकते हो, देख सकते हो, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसमें निवेश कर सकते हो। तो चलिए अब वापस आते हैं इक्विटीज पे कि अगर आपने लगाने हैं 1 लाख रुपए तो क्या एक लो रिस्क इन्वेस्टर को मार्केट में लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए साहब। इसमें लो रिस्क इन्वेस्टर को करना ये चाहिए कि जैसे मान लो अभी अपना जो निफ्टी गया था वो करीब करीब 20,150 के आसपास गया था निफ्टी हाई, एंड अभी मार्केट चल रहा है 19,200 पे। तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन गई है इतनी, राइट? कितनी? करीब करीब 1000 पॉइंट के आसपास की मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन गई है। हमेशा हिस्ट्री में निफ्टी ने अपनी पुरानी पीक को काटा है। आज तक आप मेरे को पीरियड बता दो 5-7 साल का उठा के जहाँ पे भाई निफ्टी नीचे ही चला गया हो और वापस आ ही ना हो। तो ऐसा तो होगा नहीं कि निफ्टी वापस ऊपर नहीं आएगा। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप निफ्टी 50 में थोड़ा सा पैसा लगा के देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ही कन्फ्यूज होगी, भाई साहब हमें यार डर लग रहा है मार्केट में निवेश करने से, नीचे तो नहीं चला जाएगा ये वो। तो आप मेरे हिसाब से, एंड मैं सिर्फ इक्विटी की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए इक्विटी में डालने तो कैसे डालने, तो आप निफ्टी 50 में 50% कर लो और 50% कर लो आप ब्लू चिप कंपनीज में, राइट? ब्लू चिप कंपनीज में आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि अगर आप जाके देखो HDFC बैंक के नतीजे, आप जाके देखो ICICI बैंक के नतीजे, कोटक बैंक के नतीजे, आप जाके देखो डीमार्ट के नतीजे, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ऐसी पिटाई पिटाई कंपनियां तो है नहीं कि भाई फ्रॉड करके भाग जाती हैं, दुनिया भर की समस्याएं चल रही हैं, न्यूज़ में बनी हुई हैं। ये सब की सब कंपनियां अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज़ पे बैठी हुई हैं। मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू बता भी देता हूँ फटाफट। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक का एग्जाम्पल उठाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं HDFC बहुत बात करता रहता हूँ तो HDFC का एग्जाम्पल नहीं देता। 2018 में देख लो यार, इसके रेवेन्यूज थे 62, अब बढ़ के कितने हो गए हैं? ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। रेवेन्यू कितने बढ़ चुके हैं? रेवेन्यू हो गए 9 और 35, मतलब 4 गुना प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। और स्टॉक प्राइस कितना बढ़ा है? आप स्टॉक प्राइस भी देख लेते हैं 2018 से अभी तक। तो 2018 में कितनी प्राइस थी? 2018 में करीब करीब 350-400 के आसपास थी। अभी कितनी है? अभी है 900। तो प्रॉफिट हो गए 4 गुना, स्टॉक प्राइस इंक्रीज हुआ है 2.5 गुना। तो ऐसा तो है नहीं कि यार ये बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस पे आपको मिल रहा है, अपनी 200 डे मूविंग एवरेज लाइन पे ही मिल रहा है। इनफैक्ट इसमें ICICI तो एक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि ICICI में पहले जब चंदा कोचर के टाइम पे काफ़ी घपलेबाजी हो गई थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गया था बैंक, तो बैंक ने रिटर्न नहीं दिया था। तो इसने तो फिर भी अच्छा रिटर्न दिया है 2018 के बाद। लेकिन अगर आप HDFC बैंक या फिर कोटक बैंक की स्टोरी सुनोगे तो आपको दुख होगा बड़ा सुन के कि यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं आ रहा। तो मैं HDFC का बोल ही देता हूँ, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि यार आप HDFC के बारे में बात नहीं कर रहे। तो HDFC का देख लो कि 2018 से 2023 तक डबल हो गए, प्रॉफिट 3 गुना हो गया है, एंड स्टॉक प्राइस की क्या हाल है 2018 से अभी तक। तो ये रहा 2018 कि 1000 रुपये पे चलता था स्टॉक, अभी कितने पे चल रहा है भाई साहब? 1500 रुपये पे चल रहा है। 50% इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट हो गए डबल ट्रिपल। सो आप खुद थोड़े से ही बुद्धि लगा के देखो इस चीज़ में कि यार ऐसा तो है नहीं कि बहुत महंगा मिल रहा है ये चीज़। एंड पी रेशियो भी देखोगे तो पी रेशियो अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है पिछले 14-15 सालों में। इससे नीचे पी गिरना बहुत बहुत मुश्किल है, कि स्पेशली गिवन द फैक्ट ये अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज में बैठा है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स में बैठा है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। मैं स्ट्रेस करता हूँ वर्ड लार्ज कैप स्टॉक्स, क्योंकि अगर आप एक लो रिस्क निवेशक हो तो आप किस तरीके के स्टॉक्स ढूंढते हो? आप ढूंढते हो लार्ज कैप स्टॉक्स। तो अभी तो आपको बहुत अच्छे दामों पर मिल रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, तो ये तो बहुत ही अच्छा वक्त हो गया 1 लाख रुपए लगाने के लिए स्टॉक मार्केट में, ऐसे निवेशकों के लिए जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। अब समस्या ये आती है कि अगर मान लो आपने इस तरीके की स्ट्रैटेजी लगा भी दी कि 50% पैसा, 50,000 आपने निफ्टी में डाल दिया, 50% के आपने इस तरीके के अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीद लिए, तो आपका रिटर्न कितना बनेगा? मेरे हिसाब से आपका रिटर्न बन जाना चाहिए 12 से 15% कैगर के हिसाब से, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं ये निफ्टी से ज़्यादा तेजी से होपफुली ग्रो करने चाहिए, क्योंकि अभी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे हैं इस तरीके के स्टॉक्स। सिर्फ यही स्टॉक्स नहीं, थोड़े और रिसर्च करेंगे। कल मैं मेंबर कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी डाल दूंगा कि कौन से लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे हैं, तो उसमें मैं आपको लिस्ट कंप्लीट करके दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो पे मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी निकल के आती है कि यहाँ से अगर आप 2-3 साल का व्यू पॉइंट लोगे तो 12-15% रिटर्न आपका होपफुली बन जाना चाहिए। अब आती है मॉडरेट रिस्क स्ट्रैटेजी। अब मॉडरेट रिस्क स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप है ना सिर्फ ब्लू चिप नहीं कर सकते, आपको थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी मिड कैप
और स्मॉल कैप में जाके। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेके, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत हवा बनी हुई है कि यार स्मॉल कैप एकदम ना मतलब बहुत ज़्यादा रनअप दे चुके हैं। वो रनअप कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का रनअप हुआ था करीब करीब 50%। तो ये जो रनअप आया है ना, ये बहुत जल्दी आया है, मार्च अप्रैल से अभी तक में 50% का रनअप। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि ये रनअप जो है ये टोटल 50% का रनअप है। अब थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करना शुरू हुआ है स्मॉल कैप का, ये आप देख सकते हो बिग रेड कैंडल। अब समस्या ये है कि यहाँ पे ना कोई सपोर्ट नहीं है, आप देख सकते हो, ये आप बोल सकते हो थोड़ा सा सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो किसी को आइडिया नहीं है कि अभी स्मॉल कैप कितना गिर सकता है। तो अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो तो आपको SIP फॉर्मेट में करना चाहिए। जैसे 50% आप कर लो सेफ मनी अपना इन्वेस्ट, जो मैंने मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर की तरह बताया था, और 50% आप अलग रख दो। उसको आप अभी निवेश मत करना, इकट्ठे मत कर देना, सारा का सारा स्मॉल कैप मिड कैप में लगा दिया, उसको आप अलग रख दो, राइट। एंड उसको आप SIP फॉर्मेट में करते रहो अगले 1 साल तक, 1-1.5 साल तक। क्योंकि देखा टिपिकली ये गया है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप होते हैं उसमें रैली भी बहुत तेज़ आती है और गिरावट भी बहुत तेज़ आती है। तो एक रैली तो डेफिनेटली मिस हो गई जिन लोगों ने स्मॉल कैप में निवेश अभी तक नहीं किया था। अब एक नेचुरल सवाल यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि यार स्मॉल कैप जो है ना वो तो हो गया है बर्बाद, क्यों? क्योंकि उसने दे दी थी बहुत ज़्यादा रैली, बहुत ज़्यादा बबल फबल बन चुका है और अब वो होने वाला है डिब्बा, राइट। तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मेरे हिसाब से स्मॉल कैप ऐसे ओवर वैल्यूड नहीं हुए अभी। यस, एकदम शॉर्ट टर्म में ओवर वैल्यूड आप बोल सकते हो क्योंकि रैली बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से जो 3-4 साल के लिए पैसा डाल रहा है, डेफिनेटली स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है। क्यों? ये रहा 2014 का डेटा, रफ डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको। 2014 से अभी तक कितना रिटर्न आया है? 135%, राइट, 10 साल में। तो ऐसे कोई बहुत महान रिटर्न थोड़ी आ गया है कि स्मॉल कैप में बिल्कुल मतलब दिवाली मच गई है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न थोड़ी है। ये तो फालतू में हवा बनाई जा रही है कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिटर्न है, बहुत ज़्यादा रिटर्न है, क्योंकि लोग सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ देख ही नहीं रहे हैं। एकदम ही मतलब शॉर्ट टर्म लेके चलते हैं लोग और फिर गलतियाँ करते हैं। तो ठीक है, आप एकदम शॉर्ट टर्म में बहुत बल्क निवेश ना करो स्मॉल कैप में। देखिए मैंने तो बिल्कुल भी पैसा नहीं निकाला स्मॉल कैप में, हो जान दो गिरावट। मेरा तो व्यू पॉइंट 3-4 साल का है, मैंने अच्छे लेवल पे खरीदे थे स्मॉल कैप एंड मैं उसमें बना रहूँगा, मेरी SIPs जारी रहेंगी। तो मैं उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं आ गई है। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म बुल पर्सपेक्टिव डेफिनेटली स्मॉल कैप मेरे हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यूड है, स्मॉल और मिड कैप दोनों। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो मेरी तरह, तो मैं तो डेफिनेटली पोजीशन बनाया हुआ और बनाया रहूँगा। इनफैक्ट मैं और बढ़ाऊंगा भी पोजीशन, एक बार ये गिरावट थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि अच्छा हाँ अब निफ्टी ऊपर जाने वाला है। तो चलिए अब फाइनल बात करते हैं अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर की। देखिए मैं अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर तो हूँ नहीं, तो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता नहीं सकता, लेकिन अगर आप अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो इस टाइम पे आपको करना ये चाहिए मेरे हिसाब से कि स्मॉल या मिड कैप फर्म्स जिसमें रोटेशन होगा कैपिटल का, आपको वो जाके पिक करनी है और उसमें जाके बनाना है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अगर आप एम कर रहे हो 25% प्लस का पोर्टफोलियो, तो आपको इस तरीके का गेम खेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे डेल्टा कॉर्प, राइट। तो डेल्टा कॉर्प में बहुत समस्याएं चल रही हैं, राइट। अब मान लो कि उसमें सेंटिमेंट जो है वो चेंज हो गया कि कल को कुछ क्लैरिटी आ गई GST नोटिस पे वगैरह वगैरह, तो अभी तो बहुत करेक्शन में है वो, फिर एकदम से पेंडुलम घूमेगा और वो स्टॉक अपने आप ही बना देगा 50% बहुत फटाफट, राइट। सो इस तरीके का गेम खेला जाएगा इस पूरी चीज़ में। तो आपका जॉब क्या हो जाता है कि आप डेल्टा कॉर्प जैसे मार्केट लीडर ढूंढो जिसमें समस्याएं चल रही हैं, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाओ। अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पैनल एक अच्छा स्टॉक है, टारसन्स एक अच्छा स्टॉक है, इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी एनालिसिस प्रेजेंट कर दूंगा यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी में। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके का मार्केट है, आपको कैसे निवेश करना है। अब देखिए बेसिक आइडिया ये है कि आपका जो सेफ मनी है थोड़ा सा जिसकी आपको ज़रूरत है, उस पर आप जुआ ना खेलें, उस पर आप गैम्बलिंग ना करें। स्टॉक मार्केट को बोला जाता है सट्टा बाजार, तो सट्टा ही होता है वो। बहुत साफ शब्दों में मैं आपसे बोल देता हूँ, बहुत ऑनेस्टली बोल देता हूँ, सारी चीज़ें है वो सट्टा बाजार, उसमें आप क्या कर सकते हो। तो दिमाग लगाने वाले लोग वही होते हैं जो अपनी समझ के हिसाब से थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा यार ये बायर्स मार्केट है कि नहीं है, अपना पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है मार्केट में। मेरे हिसाब से आपको बने रहना है, ज़्यादा डरे ना, हर दिन न्यूज़ ना देखें, फालतू BP शुगर बढ़ती है, कुछ फ़ायदा निकलता नहीं है उस चीज़ का। आराम से रिलैक्स रहो, ब्रेकआउट का वेट करो, मस्त प्रॉफिट बुक करना उसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ।